नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक और चैप्टर लेके आए हैं। आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है आपका एक भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम का नहीं मिस होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। क्योंकि पॉलिटी का एक क्रम चल रहा है तो हमारे लोग का पॉलिटी का एक क्रम में देखते हैं आज हम लोग राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो हम लोग ने इससे पहले कार्यपालिका के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर लिए थे, ठीक है, जो कि 52 से लेके 78 तक था। अब हम लोग संघ की जो विधायिका होती है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा के बारे में। तो संघ की विधायिका का जो वर्णन है 79 से 122 तक है। 79 से 122 तक संघ की विधायिका का जिक्र किया गया है। उसके बाद 127 के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, केंद्र की न्यायपालिका के बारे में 148 तक। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। संसद जिसको इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। पहला राष्ट्रपति, जो कि अभिन्न अंग होते हैं संसद के, ठीक। उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा, ठीक है। तो संसद, देश में एक संसद है, ये 79 में है, अनुच्छेद 79 में देश में एक संसद है, इसका जिक्र किया गया है। 80 में राज्यसभा के बारे में है, अनुच्छेद 80 में, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में कहा गया है। 52 में तो राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों ने जानकारी तो ले ही लिया था, मेरे इससे पहले का वीडियो है राष्ट्रपति के बारे में, आप देख सकते हैं। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति अभिन्न अंग होते हैं, 2 हैं लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक सरला, यानी कि 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो 79 से 81 में अब सरला से आप याद कर सकते हैं इसको। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? राज्यसभा के बारे में, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। संसद के 3 अंग हैं, लेकिन संसद के 2 ही सदन हैं। कौन 2 सदन हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। किसके? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इतना बात आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए, कभी कभी इसके उपनाम भी बोले जाते हैं कि राज्यसभा का उपनाम या लोकसभा का उपनाम देखिए क्या क्या है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। देखिए, जैसे आप क्या कीजिए, एक बिल्डिंग बनाइए, एक बिल्डिंग बनाए और एक उसके ऊपर एक और बिल्डिंग बना दिया। तो नीचे वाले बिल्डिंग में आप लोकसभा को रखिए, सपोज डैट, और ऊपर वाले बिल्डिंग में आप राज्यसभा को रखिए। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा को हम द्वितीय सदन भी बोल सकते हैं, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। जबकि लोकसभा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम सदन। प्रथम सदन। अच्छा, जनता डायरेक्ट किसको चुनती है इलेक्शन में? तो लोकसभा के सदस्य को डायरेक्ट चुनती है, इसीलिए इसे हम लोग जनता का सदन कहते हैं। जनता का सदन कौन होगा? तो लोकसभा। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हम लोग तो राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते हैं, कौन चुनता है? तो विधायक सब चुनते हैं। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। तो विधायक सब चुनते हैं, हर स्टेट से का मेंबर राज्यसभा में बैठता है, इसीलिए इसे हम राज्यों का परिषद बोलते हैं, राज्यों का परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद देखिए, एक और उपनाम हम दे देते हैं, ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा हमेशा राज्यसभा बना ही रहता है,
क्योंकि आपको पता होगा हर 2 साल पर इसका 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो हट जाते हैं और उतने सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए ये अस्थाई सदन है, इसको हम अस्थाई सदन बोलते हैं। और लोकसभा के बारे में तो आपको पता है हर 5 साल पे इसका विखंडन होता है और फिर से नए सदस्य चुन के आते हैं, तो ये अस्थाई है, अस्थाई सदन है। तो कम से कम इतना आपको याद रखना है, इसके उपनाम हो गए राज्यसभा लोकसभा के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं और इस तरह से बिल्डिंग बना के आप इसको अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। दूसरा बात और एक चीज़ जान लीजिए, राज्यसभा का पहले जो नाम था राज्यों का परिषद नाम था, राज्यों का परिषद हम बोलते थे राज्यसभा को, लेकिन अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। राज्यसभा को पहले हम लोग राज्यों का परिषद बोलते थे, लेकिन 23 अगस्त 1954 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके हम लोग बोल दिए इसको राज्यसभा। अभी हम राज्यसभा बोलते हैं, 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का परिषद, और इसका नाम चेंज करके 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा कर दिया गया। आप नोट करते जाइए। और देखिए राज्यसभा का जो गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन वो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इसकी पहली बैठक जो हुई थी तो 3 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई और 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और 23 अगस्त 1954 को इसका नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया था। यह एक फैक्ट है जिसको आपको जानना जरूरी था, तो इसलिए हम आपको बता दिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है क्या क्या बातें कही गई है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में कौन कौन सी बातें कही गई है। अनुच्छेद 80 स्पष्ट राज्यसभा का उल्लेख करता है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, ठीक है, उच्च सदन है, अभी आपको हम बताएं। उसके बाद इस अस्थाई सदन क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसके हट जाते हैं और उतने ही सदस्य इसमें इंक्लूड हो जाते हैं राज्यसभा में। तो आप बताइए, कहिएगा कि जब 1952 में इसकी पहली बैठक हुई या इसका गठन हुआ तो इसका 6 साल का कार्यकाल कब पूरेगा, 1998 में, ठीक है। तो सब तो विखंडन यहाँ पे हटेगा ना, सब 6 वर्ष पूरी जाएगा तो फिर से चुन के आएगा। तो आप कहिएगा कि तो इस तरह से पूरा का पूरा राज्यसभा ही विखंडन हो जाना था, फिर इसके बाद 6 वर्ष के लिए चुनता। तो लेकिन देखिए पहली बार जब राज्यसभा का जब गठन हुआ 1952 में जितना भी मेंबर चुन के आए, 1954 में क्या किया गया कि एक लॉटरी के तहत 1/3 सदस्य को निकाल दिया गया, एक लॉटरी के तहत 1/3 सदस्य को निकाल दिया गया और उतने दूसरे सदस्य को चुन लिया गया, ठीक है। 1956 में भी क्या किया गया, एक लॉटरी के तहत 1/3 सदस्य को निकाल दिया गया और उतने सदस्य को चुन लिया गया। 1998 में जो 58 में तो जो यहाँ पे चुना गया था 1952 में, उसका 6 वर्ष तो हो ही जाएगा कार्यकाल, तो ऑब्वियसली तो हटना ही हटना है, तो उसका भी 1/3 जब वो हट गया तो उतना मेंबर आ गया। तो इस तरह से वहाँ से एक परंपरा चलते रहा और इस तरह से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे निकलता है और उतने ही सदस्य फिर से चुन के चले आते हैं। इतना बात आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए हर राज्य का ऐसा नहीं है कि हर राज्य को जो सीट दिया गया है उस सीट का पूरा फुलफिल हो ही जाना चाहिए था। और मान लीजिए बिहार को 16 सीट है, तो ज़रूरी नहीं है कि 16 का 16 इसी साल चुना जाएगा, हो सकता है कि 5-5-6 करके चुना गया हो,
ठीक है। तो ऐसे करके चुना जाता है ताकि हर राज्य का मेंबर प्रेजेंट रहे हमेशा राज्यसभा में। देखिए उसके बाद आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि 2/3 सदस्य हमेशा यहाँ से हटते हैं। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा का निर्वाचन हमको देखना है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। तो प्रत्येक जो विधायक होते हैं, जैसे बिहार के विधायक हैं, निर्वाचित विधायक, तो निर्वाचित विधायक इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये जरूरी है। निर्वाचित विधायक और जितना सीट है उसमें एक जोड़ देंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो सीट है, जितना सीट पे चुनना है, सीट +1 और लास्ट में 1 कर देंगे। आप कहिएगा हम समझे नहीं, तो हम आपको समझाते हैं। सपोज डैट बिहार राज्य में बिहार राज्य में जो है राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार राज्य में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 16 सीट को हम ऐसे भी चुन सकते हैं, 5 2 वर्ष के लिए, फिर 5 अगले 2 वर्ष, फिर 6, इस तरह से चुन लिए। मान लीजिए 5 राज्यसभा का मेंबर चुना जाना है, ठीक है। तो बिहार में विधायकों की, जो निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 242। बिहार में टोटल विधायक की संख्या कितनी है? 243 है। लेकिन एक तो पता ही आपको राज्यपाल नियुक्त करते हैं, राज्यपाल एक को नियुक्त करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन तहत होते हैं। तो बाकी जो निर्वाचित होकर विधायक आते हैं वो कितने हैं? 242। तो मान लीजिए 242 सदस्य को हम ऊपर रख दिए, ठीक। 242 सदस्य को ऊपर रख लिए। 5 मेंबर को हमको चुनना है, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे, 6 हो गया, ठीक। और इसको से हमको डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड करके आया कितना? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40.33 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। 40.33 के आसपास आएगा। उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, यानी कि 41 व्यक्ति, ये फार्मूला हो गया आपका, 41 व्यक्ति, ठीक है। 41 व्यक्ति अगर सपोर्ट कर देगा जिस व्यक्ति को, वो राज्यसभा में चुन लिया जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे गुप्त मतदान का जिक्र नहीं किया गया है। पहले बैलेट पेपर के द्वारा गुप्त मतदान के तहत तो होता था चुनाव, लेकिन गुप्त मतदान को हटा दिया गया क्योंकि गुप्त मतदान से एक जो खरीद फरोख्त जो होता था वो ज़्यादा होता था, ठीक है। मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा था। मतलब कि जो बड़े बड़े, जैसे हो गए मुकेश अंबानी, ये जो बड़े बड़े लेवल के जो पैसे वाले आदमी हैं, वो विधायक को खरीद लेते थे और राज्यसभा के सदस्य बन जाते थे। इसीलिए कहा गया है कि पार्टी को हित में देखते हुए तो कि खुला मतदान हो, इसीलिए हाथ खड़ा कर दिया जाता है कि 41 मेंबर इसके सपोर्ट में है, तो 41 पूर गया तो वो लोग 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है। फिर अगला 1 व्यक्ति और चुना जाएगा, तो ये 4100 उसमें नहीं वोटिंग करेंगे, अगला दूसरा होगा, ठीक है। अगला दूसरा व्यक्ति होगा, उसमें वोटिंग करेगा। अगर 41 से ज़्यादा व्यक्ति इसके पक्ष में हाथ खड़ा कर दिया, मान लीजिए 41 से ज़्यादा 6 व्यक्ति इसमें हाथ ज़्यादा खड़ा कर दिया, तो वो 6 वोट जो है, इसको अगर इतना कोटा पूरा हो गया तो ये 6 वोट जो है ये किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को बहुत कम वोट मिला है, ठीक है, तो उसका भी वोट ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे सदस्य में। इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। मतलब एक अनुपात में आपको कोटा पूरा करना होगा। दूसरा कि आपका अगर वोट पूरा हो गया तो उसका वोट दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्य को हम लोग निर्वाचित करते हैं कि जिस स्टेट से जितना चुनना है उसके कुल निर्वाचित सदस्य को ऊपर रखेंगे, निर्वाचित विधायक को ऊपर रखेंगे, और जितना सदस्य का सीट इस बार चुनने जाना है उसमें 1 प्लस करेंगे। लास्ट में उसके डिवाइड करके जो आंकड़ा आएगा उसमें 1 जोड़ के उतना सदस्य कम से कम उसको सपोर्ट करेगा, तभी वो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए इसको हम रफ करते हैं। दूसरा देखिए है राज्यसभा के 80A के तहत कहा गया है कि मनोनयन, अनुच्छेद 80 और खंड 1 के तहत कहा गया है कि 12 सदस्य को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा में अधिकतम अभी जो सीट है, अधिकतम सदस्य जो है, अधिकतम राज्यसभा में कितना है? तो अधिकतम सदस्य कितना है?
हो सकता है अधिकतम सदस्य कितना, तो 250। अगर 250 से अधिक सदस्य हमको करना होगा, जैसे 250, 260 करना होगा, 251 करना होगा, तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अधिकतम सीट इतना ही प्रावधान किया गया है। वर्तमान में जो सदस्य है, वर्तमान सदस्य जो है वो 245 है। अभी राज्यसभा में 245 सदस्य है वर्तमान में। 245 में तो देखिए क्या होता है, राज्य प्लस केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना जी, 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी, और 28 को राज्य, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के 238 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अब प्लस राष्ट्रपति जो मनोनयन करता है 12 व्यक्ति को, वो तो दोनों को जोड़ेगा 250 हो जाएगा। अधिकतम इतना ही होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है 245, तो 5 कैसे कम गया देखिए। राज्य से जो है 229 का 229 चुन लिया गया राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को 3 सीट है, तो दिल्ली का 3 सीट चुन लिया गया। पुडुचेरी का 1 सीट चुन लिया गया। उसके बाद मनोनयन 12 सदस्य, तो आप इस सब को जोड़िए, 229, 3, 32, 33, 12, 45, 245। तो ऐसे सदस्य अभी कहाँ हैं, तो राज्यसभा में। राज्यों से 229 हैं, दिल्ली का 3 सदस्य राज्यसभा में है, पुडुचेरी का 1 है, अब बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं 6, उसका सदस्य अभी राज्यसभा में सीट नहीं है उसका, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 हो सकता है, 250 से ज़्यादा लाना होगा तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 12 को राष्ट्रपति मनोनयन करता है, किसके तहत, 80(1) के तहत। अच्छा, 12 को जो मनोनयन करेगा किसको कर देगा, किसी को भी कर देगा उठा के, तो हम बताते हैं किसको करेगा। तो 12 को जो इस व्यक्ति को जो मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी, 12 व्यक्ति को, तो किसी को नहीं कर देगा, किसी को उठा के। तो 12 को मनोनयन किसको करते हैं, जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, इस 4 चीज को आप याद रखिएगा। कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, इसमें जो उत्कृष्ट व्यक्ति होंगे उनको राष्ट्रपति मनोनयन कर सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति तो जो भी काम करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करते हैं, लेकिन इन्हीं से 12 व्यक्ति चुन के आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बहुत बड़े एग्जाम में लड़के सब क्वेश्चन करते हैं कि सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट खेलते थे, उनको कैसे चुन लिया गया। तो ये बात उच्चतम न्यायालय में ये गया था केस कि सचिन तेंदुलकर को आप कैसे चुन लिए। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि संविधान जब लिखने वाले जो थे, संविधान जो लिखने वाले थे, उनका ये मानना नहीं था कि कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान से ही हो। उनका मानना था कि कोई क्षेत्र में जो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं उनको आप राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। तो सचिन भी अपने क्रिकेट की जगत में एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, ठीक है, उसको तो मनोनयन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भावना देखा गया। जो मेंबर थे संविधान लिखने के, उनको भावना को परखा गया कि उनके भावना क्या थे, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे भी खेलना भी एक कला ही है, तो इस कला के तहत सचिन तेंदुलकर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं राज्यसभा में, ये समझ गए, ये चीज़ आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग सोचते हैं राज्यसभा में स्थान अनुसूची 4 के तहत, अनुसूची जो 12 गो है, ठीक है, अभी वर्तमान में अनुसूची 12 हैं, तो 12वें अनुसूची में चौथा जो अनुसूची है, चौथा अनुसूची वो स्पष्ट कहता है किस राज्य से कितना राज्यसभा सदस्य होगा, ठीक है, यानी कि किस राज्य से कितना मेंबर चुना जाएगा राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए जो मेंबर चुना जाता है वो 1971 जनसंख्या के अनुसार ही अभी भी है, जनगणना के अनुसार ही सीट है, ठीक है। तो जनगणना के अनुसार हर स्टेट को सीट दिया गया है। तो आपको पता ही होगा यूपी का जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है, तो यूपी को सबसे ज़्यादा सीट दिया गया है, और सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है तो उसको सबसे कम सीट है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में, जैसे बीपीएससी के इस बार जो 65 के एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मेघालय से कितने
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा याद मत कीजिए, सिंपल सा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अनुसूची 4 कहता है सीधा किस राज्य से कितना मेंबर होना चाहिए राज्यसभा में। आप रखिएगा यूपी को सबसे ज़्यादा 31 सीट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइएगा महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में को 19 सीट है। उसके बाद आप आ जाइएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु को 18 सीट है, ठीक है। अब मोस्ट हम लोगों का बिहार को 16 सीट दिया गया है। अब बिहार के जो पड़ोसी है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, उनको भी 16 सीट है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। दूसरा, 8 को ऐसा स्टेट है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी जिसको एक एक सीट है, ठीक है। 8 को ऐसा स्टेट है जिसको एक एक सीट है। तो किसको याद रखिएगा, तो आप पूर्वोत्तर चले जाइए, पूर्वोत्तर का जितना भी स्टेट है असम को छोड़ के उसको एक एक सीट दे दीजिए और इधर एक गोवा को एक सीट दे दीजिए। देखिए कैसे, अरुणाचल प्रदेश को एक सीट, नागालैंड को एक सीट, त्रिपुरा को एक सीट जिसको पश्चिमी बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए हैं। अब मौ वाला 3 को ले लीजिए, मेघालय एक, मिजोरम एक, मणिपुर एक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। एक आ जाएगा आपका नागालैंड हो गया, असम हो गया, ये हो गया, गोवा एक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप एक और एक स्टेट आएगा, याद देखिए क्या है उसके, मेघालय मणिपुर में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को एगो है, ठीक है। तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, सिक्किम को एक एक सीट दिया गया है। और असम को याद रखिएगा हमेशा, असम को 7 को सीट है, असम को 7 को सीट दिया गया है, ठीक है। तो जनगणना के अनुसार इसको सीट आवंटित किया गया है। सबसे ज़्यादा यूपी को है, बाकी इस 8 के पास एक एक सीट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल हम लोग सीधा जानते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल से पहले हम लोग राज्यसभा की सदस्य की बनने की योग्यता देख लेते हैं कि बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको पहला पता होगा कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, नागरिक भारत का, ठीक है। दूसरा, उसका मतदाता सूची में नाम हो, जो भी वोटर लिस्ट होते हैं उनमें नाम हो उसका। लिस्ट में नाम, पागल अथवा दिवालिया ना हो, ठीक है, पागल अथवा दिवालिया ना हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। और आपको हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जो राष्ट्रपति के पद होते हैं, उपराष्ट्रपति के पद होते हैं, मंत्रिपरिषद के पद होते हैं, सब लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूनतम एज 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष अगर आपका हो गया तभी आप राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं, अन्यथा आप 29 वर्ष से 11 महीना में भी नहीं बन सकते हैं। 30 वर्ष होना जरूरी है, अधिकतम का प्रावधान नहीं है योग्यता में, बस इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। बाकी ये सब तो हर में सेम ही रहता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा की बैठक राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको पता होगा कोई भी व्यक्ति 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के लिए चुने जाता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के लिए चुना जाएगा कोई भी व्यक्ति 6 वर्ष के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना, मान लीजिए हम चुना गए, चाहते हैं कि हम राज्यसभा से हट जाए, तो वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। कोई मेंबर 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कोई मेंबर अगर यदि हटना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, जो कि राज्यसभा का सभापति होते हैं, उनको अपना त्यागपत्र दे के हट सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जो बैठक होती है, राज्यसभा की बैठक भी चलती है, अगर वो बैठक में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहा, कोई अगर व्यक्ति 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहा, उसके काम में भाग नहीं लिया, तो उसको सीट सभापति के द्वारा रिक्त कर दिया जाता है।
ठीक है, ऐसा 2 बार हुआ है जब पद रिक्त कर दिया गया है। एक सुब्रह्म स्वामी का जो कि थे जनता पार्टी के थे, 1976 में उनका पद रिक्त कर दिया गया था। एक भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे राजेंद्र सिंह हमदर्द, उनका भी सीट 2002 में रिक्त कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग 60 दिन तक, अब राज्यसभा का मेंबर बन गया, 60 दिन तक अगर गायब है तो बने ही का है, हटो तुम दूसरा को बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से सुब्रह्म स्वामी को भी 1976 में जो जनता पार्टी के थे उनको हटा दिया गया था, और राजेंद्र सिंह हमदर्द को भी 2000 में जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको हटा दिया गया था। ठीक है, 2000 में। ऐसे कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और कोई हटना चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है उपसभापति को, सभापति को। अच्छा, राज्यसभा की बैठक एवं कोरम को देखिए, ज़्यादा भास्ट वर्ड संविधान में यूज किया गया तो उसको सिंपल भाषा में समझिए, गण पूर्ति। गण को हिंदी में गण मतलब आदमी, पूर्ति मतलब पूरा होना। ठीक है, तो बैठक एवं कोरम क्या है, कोई भी कार्यकाल चलाने के लिए। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, राज्यसभा हो लोकसभा हो जो भी हो, तो कम से कम साल में 2 बैठक होनी चाहिए, साल में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, और 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये बात तो संविधान में कहा गया है कि जब भी राज्यसभा का कार्यकाल होगा या लोकसभा का होता है तो 2 बार कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ऐसे तो 3-4 बैठक होती है, शीतकालीन, बसंत, शीत ऋतु, बसंत, ऐसे 3 तो मेंबर है, लेकिन 4 कभी बैठक हो जाती है, तो बसंत, शीत और ग्रीष्मकालीन जो बैठक होती है। लेकिन 2 बैठक का प्रावधान किया गया है, 2 बैठक के बीच में 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, जब बैठक होगी तो गणपूर्ति समझिए क्या होता है। तो राज्यसभा का भी मेंबर कितना है, 245 वर्तमान में। इसका 1/10 यानी कि इसका 1/10 व्यक्ति, यानी कि 24.5 होगा, यानी कि 25 व्यक्ति जब तक नहीं राज्यसभा में उपस्थित होगा तब तक राज्यसभा का जो कार्यवाही होता है या क्लास जो होता है वो नहीं चलेगा। तो गणपूर्ति के लिए 1/10 मेंबर होना जरूरी है। अगर 1/10 कितना हो जाता है, 25 सदस्य, यानी कि 25 आदमी जरूरी है, तभी लोकसभा का कार्यकाल चलता है। राज्यसभा का कार्यकाल चलता है कम से कम 25 होगा तब। लोकसभा में भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि 1/10 व्यक्ति को होना जरूरी है, तभी लोकसभा का भी कार्यकाल चलता है। तो राज्यसभा के लिए इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए राज्यसभा के अधिकारी देखिए क्या होते हैं। राज्यसभा के 2 अधिकारी हैं, कौन कौन हैं, तो आप देखिए यहाँ सभापति लिखा गया, उपसभापति लिखा गया। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग तो पूरा वीडियो ही बना है कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यवाही संचालन करता है। ठीक है, अपने आसन पर बैठ के कार्यवाही करवाता है राज्यसभा में। अगर उपसभापति मान लीजिए थक गए या उनके जगह पर कोई और आएगा कार्यकाल चलाने के लिए, ये कार्यवाही चलाने के लिए, तो एक उपसभापति को चुन लिया जाता है। ठीक है, उपसभापति को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो उपसभापति का कार्यकाल जो होता है वो भी, सभी तो राज्यसभा का सदस्य है तो 6 वर्ष होगा। उपसभापति को कैसे चुना जाता है, तो उसी सदस्य में से जो भी सब राज्यसभा में मेंबर है उसी में से एक व्यक्ति को उपसभापति चुन लिया जाता है। अभी उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है, जो कि जेडीयू के पार्टी के हैं, वो हैं उपसभापति। ठीक है, तो ये मिलके कार्यवाही संचालन करते हैं, सभापति और उपसभापति मिलके। अगर सभापति उपसभापति नहीं है तो 6 सदस्य का एक पैनल बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें पक्ष के और विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं और विपक्ष के भी नेता को मिला के बनाया जाता है। अगर ये दोनों हटे गए तो उसमें से कोई जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ठीक है, वो कार्यवाही का संचालन करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, सभापति उपराष्ट्रपति कार्यवाही संचालन करते हैं, अगर वो नहीं है तो उपसभापति कार्यवाही का संचालन करेंगे। अगर ये भी थक गए या ये भी नहीं है तो कौन करेंगे, तो पैनल के जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य हो सकते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए। अच्छा, कभी भी वोटिंग होता है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई किसी भी बिल पर वोटिंग किया, 50-50 हो गया, जब 50-50 हो गया वोटिंग, तो निर्णायक मत जो है वो सभापति डाल सकते हैं, सभापति निर्णायक मत दे सकते हैं, जबकि उपसभापति मत नहीं देते हैं।
इतना बात ध्यान में रखिएगा। उपसभापति नहीं देते हैं, सभापति जो होते हैं निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उपसभापति को मान लीजिए अगर हटना है, उपसभापति को अगर मान लीजिए उपसभापति को हटना है, उपसभापति को, तो वो अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकते हैं। सभापति को अपना त्यागपत्र देके उपसभापति हट सकते हैं। लेकिन अगर उपसभापति को हमको हटाना है तो इन 14 दिन पहले हमको सभापति को बताना पड़ेगा कि आपको हम हटाना चाहते हैं, और उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग किया जाएगा। और साधारण बहुमत मतलब होता है कि आधा से एक ज़्यादा बहुमत अगर पास कर दिया तो उपसभापति का पद रिक्त माना जाता है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ में आ गए हैं कि 50 में से एक पद 50+1 पद से उपसभापति को हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये राज्यसभा ही करेगा, लोकसभा में इसमें कोई काम नहीं है। अगर वो अपना पद खुद त्यागना चाहता है तो सभापति को अपना पद त्यागना दे सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा के मुख्य अधिकार। राज्यसभा के मुख्य अधिकार क्या है? राज्यसभा के जो मुख्य अधिकार हैं वो क्या है? राज्यसभा के मुख्य अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के मुख्य अधिकार हम लोग पढ़ते हैं। गाना बज रहा है, देखिए। अनुच्छेद 249 तहत यानी कि 249 के तहत कहा गया है कि आपको पता होगा संघ सूची और समवर्ती सूची में केंद्र कानून बनाता है। संघ सूची और समवर्ती सूची में केंद्र कानून बनाता है, जबकि राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी राज्य विषय में कोई सूची हो, जो राज्य विषय का हक हो, उसमें कोई अगर उसमें दिया गया हो सूची, तो उस पर कानून बनाना जरूरी हो उद्देश्य हित के लिए, तो राज्यसभा क्या करेगा? उसको अपने कुल सदस्य का 1/3 यानी कि जो भी हैं उसमें प्रेजेंट जो भी वोटिंग करेंगे उनका 1/3 सदस्य अगर बोल देता है, 1/3 नहीं, 2/3 अगर 2/3 सदस्य अगर बोल देता है कि हाँ देश हित में ये कानून बनाना जरूरी है, तो वो कानून केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। और लेकिन ये कानून जो भी बनेगा वो 1 साल के लिए ही बनेगा। क्यों? क्योंकि राज्य का सूची का विषय संविधान सभा ने कुछ सोच के ही राज्यों को दिया था, ठीक है। इसलिए इस पे 1 साल के लिए ही कानून बनेगा। और कब बनेगा? जब 2/3 सदस्य इस पे अनुमति दे देगा, तभी बनेगा, ठीक है। और ये किस में जिक्र है? 249 में, 249 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में आप लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो हम लोग हटाते हैं, उपराष्ट्रपति जो कार्यवाही संचालन करते हैं राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति को हम लोग हटाते हैं तो राज्यसभा के ही मेंबर उसको अपने बहुमत से यानी कि साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। सिर्फ लोकसभा का सहमति होना चाहिए, ठीक है। तो उपसभापति को हटा सकते हैं। तो उसके लिए उपसभापति को हटाना हो तो राज्यसभा ही इसको हटा सकते हैं। ये एक राज्यसभा का विशेष प्रावधान हो गया। देखिए, धन विधायक को 110 में परिभाषित किया गया है। 110 में धन विधायक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। धन विधायक क्या होता है? इसको अलग ही वीडियो बनाएंगे हम लोग। धन विधायक, उसके बाद संविधान संशोधन विधायक और सामान्य विधायक का एक टॉपिक ही बनेगा। तो धन विधायक समझिए, राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में सबसे पहले पेश किए जाते हैं। ये लोकसभा में ही सबसे पहले पेश होता है। राज्यसभा को इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर लोकसभा इसको पास कर देता है धन विधेयक को लोकसभा पास कर देता है तो ये विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर इस पर कोई निर्णय लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो 14 दिन के बाद इसको खुद ना खुद पास मान लिया जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि राज्यसभा को इसमें ज़्यादा हक नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक 368 के तहत होता है। संविधान संशोधन यानी कि संविधान में भी जो भी बात लिखी गई है उसमें अगर कुछ ऐड करना हो या कुछ चीज़ को हमको हटाना है तो उसमें हमको संशोधन करते हैं 368 के तहत। 368 के तहत करते हैं। इसमें दोनों को बराबर हक दिया गया है। जब भी संविधान संशोधन करते हैं तो हम लोग लोकसभा से अगर कोई बिल पास होता है तो वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। राज्यसभा भी उसको पास करेगा, तब वो राष्ट्रपति के जाने के बाद होता है, ठीक है। तो इसमें लोकसभा में पास कीजिएगा तो आपको राज्यसभा में पास करवाना होगा, राज्यसभा में पास कीजिएगा तो लोकसभा में पास करना होगा, ठीक है। इसमें दोनों का दोनों क्या है, संविधान संशोधन का यानी कि 2/3 से दोनों में पास कराना पड़ेगा, तभी जाके ये
संविधान संशोधन हो सकता है। तो इसमें क्या है, दोनों को बराबर हक दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा को। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामान्य विधायक। तो देखिए, देश में जो भी कानून बनेगा वो अनुच्छेद 160 से लेके 122 के तहत देश में जो भी कानून बनेगा इसका प्रावधान किया गया है। धन विधेयक, वित्त विधेयक हो, इसके बाद सामान्य संविधान संशोधन, जो भी विधेयक हो, कानून वाली जो भी बात है, अनुच्छेद 160 से 122 के तहत कहा गया है। सामान्य विधायक में क्या है कि सामान्य विधायक में भी लोकसभा राज्यसभा में समय पेश कीजिए। अगर 6 महीने में राज्यसभा इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, ठीक है, तो इस तब एवज में क्या करता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो 108 के तहत बुलाया जाता है। 108 के तहत संयुक्त, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसमें वोटिंग करवाया जाता है, तब उसको पास किया जाता है। तो हमेशा इसमें लोकसभा ही जीतता है, क्योंकि लोकसभा का मेंबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए पास हो जाता है वो क्या बिल। जबकि संविधान संशोधन में क्या है, संयुक्त बैठक का अधिवेशन नहीं है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। और 3 बार ऐसा हुआ है देश में, जब संविधान में 3 बार ऐसा हुआ है जब दोनों राज्यसभा लोकसभा को मिला के बिल पास करवाया गया हो। तो वो कब हुआ था, 1961 में। 1961 में हुआ था, जब दहेज प्रथा पे कानून बनाना था, तब हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1978 में हुआ था, जब बैंक के लिए कोई आयोग पे कोई नीति बनाना था, तो हुआ था। उसके बाद 2002 में हुआ था, जब आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए लोकसभा राज्यसभा से को मिला के बिल पास करवाया गया था। तो 3 डेट याद रखिएगा, इस 3 दिन में 3 बार संयुक्त बैठक हुआ था। दूसरी बात, जब भी नया लोकसभा का कार्यकाल होता है, ठीक है, नया लोकसभा चुन के आता है, तो राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त बुला के अभिभाषण देते हैं, ठीक है। इतना बार आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आप एक चीज़ और जान लीजिए, अभी जो राज्यसभा में जो सीट है, महिलाओं का, वो 24 गो महिला राज्यसभा में अभी राज्यसभा की मेंबर है, 24 महिला, ठीक है। तो कुल का 10 यानी कि 10.66% ही महिला अभी चुन के आई है राज्यसभा में, यानी कि 24 महिला। जिसमें से कि सबसे युवा कौन है, मेरी कॉम है, ठीक है। सबसे युवा कौन है, मेरी कॉम है, जो कि मनोनयन किया गया है मेरी कॉम को, तो वो सबसे युवा है जो राज्यसभा में मेंबर हैं। और आपको पता चलेगा, पृथ्वीराज कपूर पहले अभिनेता थे जो कि राज्यसभा के मेंबर बने। नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य बने। उपसभापति हरिवंश नारायण हैं जो कि जेडीयू के हैं। सभापति वेंकैया नायडू हैं जो कि राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद इतना आपको पता चल गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।